मतलब देश के खातिर अपनी जान भी हम कुर्बान कर देंगे अपने बच्चों के खातिर, और हमारी जान भी जाती हो तो हमें कोई परवाह नहीं, पर हिम्मत नहीं हारेंगे। जुल्म इस्तबदाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली, सीए के खिलाफ शाहीन बाग धरने की क़यादत करने वाली, आलमी शोहरत हासिल करने वाली बिल्किस दादी और बेगुनाहों की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हुकूक इंसानी के समाजी कारकुन साबिक IAS हर्ष मंदर को कायदे मिल्लत एजुकेशनल और सोशल ट्रस्ट चेन्नई की जानिब से यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक्कदा एक तकरीब में अवार्ड से सरफराज किया गया। इस अवार्ड में दोनों को 2.5 लाख रुपए के चेक और मोमेंटो पेश किए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवेद हामिद के दस्त मुबारक से ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड हासिल करने के बाद बिल्किस दादी ने तकरीब से खिताब भी किया। जो सांस में साफ है, जो देश के पाए अपनी जान भी दे देंगे बच्चों के खातिर, देश को आगे बढ़ाएंगे। मतलब देश के खातिर अपनी जान भी हम कुर्बान कर देंगे अपने बच्चों के खातिर, और हमारी जान भी जाती हो तो हमें कोई परवाह नहीं, पर हिम्मत नहीं हारेंगे। जो लोग अपने यू काला कानून है वापिस ना होगा, जो लोग मांगते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे, जो लोग यू वापिस ना होगा, जो लोग आवाज़ उठाते ही रहेंगे और सबसे कहेंगे आवाज़ उठाओ, बाहर लिख लो और ताकत से बोलो, यूँ नहीं है डर कर रहो, खुले से जियो, दिल से जियो, कैबाजी करके, यूँ थोड़ा ही है। और कितना हम हाथ रस में कितना हुआ, हमने जाने की भी बहुत तैयारी करी, पुलिस ने न जान दी है हम वहाँ। इतना जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है इतने बच्चों पर? उनके माँ बापों को न देखन दे, खुद पुलिस उनको ले जाके आग लगा के और क्या नाम पेट्रोल छिड़क कर उसको जला दी। और जो मीडिया वाले भी गए तो उनको भी न जान दिए। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम तो यूँ कहें कैसी पहले से ही सरकार ऐसी ही चाहिए हमें तो। और सब मिलजुल कर रहे हैं, हमें तो प्यार मोहब्बत चाहिए। और एक के हो गए हा, हमारा हो गए हा, तब ये सब हम एक जगह खावे पीवे, हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सिख हो क्या ईसाई हो, सब हम मिलजुल के रहे प्यार मोहब्बत से। तो ऐसा ही चाहें हम, अब भी हम ऐसा ही करेंगे। बिल्किस दादी के बाद हर्ष मंदर ने भी तकरीब से खिताब किया और सूरत हाल का जायजा पेश किया। मैं इस अवार्ड को अपनी तरफ से नहीं बल्कि बहुत सारे साथियों की तरफ से, कुछ इस कमरे में भी शामिल हैं, उनकी तरफ से बहुत अपने आप को सम्मानित मानते हुए इसको हम स्वीकार करते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो शायद 70 सालों में सबसे बड़े चुनौतियों से गुजर रहा है। इमरजेंसी में भी हमारी आज़ादी हमसे छीनी गई थी और हज़ार से ज़्यादा लोग जेलों में बंद थे। लेकिन आज आज़ादी तो छीनी जा ही रही है, साथ में नफ़रत की खाई मज़हबों के बीच में, जातियों के बीच में इतनी गहरी खाई खोदी जा रही है कि अगर हम ध्यान ना दें तो एक बंटवारा, गोपाल कृष्ण गांधी जी ने एक लेख में लिखा था कि एक बंटवारा तो हमने इस देश की ज़मीन में देखा ही, अब लाखों करोड़ों बंटवारे हो रहे हैं हमारे दिलों में। और उन लाखों करोड़ों बंटवारों का सामना हमें करना बहुत ज़रूरी है। कारवाने मोहब्बत कोई संगठन नहीं है, हम लोग देश भर से ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने तय किया कि ये लड़ाई, एक तो जब नफ़रत का दौर इस देश में चल रहा है, देश के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो अग्रणी हैं इस नफ़रत
को फैलाने में अगर समाज के बाकी लोग खामोश रहें तो ये खामोशी सहमति से अलग नहीं है। तो कारवाने मोहब्बत की शुरुआत उस खामोशी को तोड़ने के लिए थी। जो नफ़रत के इस अभियान में जो पिट रहे थे, उनके पास उनके घरों में जाकर उसी तरह से जाना जैसे हमारे अपने भाई बहन, बच्चों, माँ बाप पे ये गुजरा हो, उस भावना से हम उनके पास जाएं और कहें कि आप अकेले नहीं हैं। देश के बहुत सारे लोग आज भी आपके दर्द में शामिल हैं। दूसरी बात ये कहना उनसे कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारा देश इस जगह पे पहुंचा है और हम इसे रोक नहीं पाए, और उसकी आग में आपका घर, आपका परिवार इस तरह से झुलसा है। तीसरी बात कि आपके इंसाफ की लड़ाई में आपकी ज़िंदगी के टूटे टुकड़ों को जोड़ने में जो आपकी कोशिशें हैं, उसमें भी आप अकेले नहीं होंगे, हम आपका साथ देंगे। और चौथी बात जो बहुत ज़रूरी है, हम आपकी कहानी बताएंगे। और कहानी बताना इसलिए बताते रहना बहुत इसलिए ज़रूरी है कि जर्मनी में हम लोगों ने देखा किस तरह से यहूदियों पर जो अत्याचार और जुल्म कई सालों तक चला। मैं जर्मनी कई बार जाता हूँ, दोस्त हैं वहाँ बहुत मेरे, और वो सभी बताते हैं कि वो अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी से एक सवाल पूछते रहते हैं कि आप लोग चुप कैसे रहे उस दौरान जब यहूदियों पर इस तरह का जुल्म हो रहा था। और जवाब उनका एक ही है कि हमें मालूम नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी। तो हमने तय किया कि हम तो कहानी बताते रहेंगे, कम से कम ये बचाव तो आप नहीं कर सकते हैं कि हमें मालूम नहीं था। हमने तो बताया, हम बताते रहे, हमने लिखा, हमने फिल्में बनाई, हमने बोला, और हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक आपके ज़मीर तक हम पहुँचे नहीं और उस ज़मीर दर्द से झुलस नहीं जाए, तब तक हम कहानी भी बताते रहेंगे कि जो लोग नफ़रत की आग से, जिनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उनकी कहानी अदृश्य नहीं हो जाए हमारे इतिहास में। तो कारवां में कई लोग जुड़े। हम लोग पहले सोचे कि एक महीने का सफ़र होगा, लेकिन हमने देखा कि इतना ज़्यादा उसका असरग्रस्त लोगों पर पड़ा कि हम इस यात्रा को रोक नहीं पाए, और 3 सालों तक वो चलता रहा। और अभी एक बार फिर इसको शुरुआत करेंगे। हम लोग 30-31 सफ़र किए 14 प्रदेशों में, और उन सभी घरों में गए जहाँ पे नफ़रत की आग में लोग मारे गए थे। इंसाफ की लड़ाई में हमने उनका साथ दिया, फिल्में बनाई, किताबें लिखी, बोलते रहे कि आप चुप क्यों हैं। और खामोश होने के 3 कारण ही हो सकते हैं, हम समझते हैं। एक कि मुझे परवाह नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे पर नहीं हो रहा है, मैं दलित नहीं हूँ। एक कारण ये हो सकता है कि मैं डर गया हूँ या डर गई हूँ, डर का माहौल भी है। लेकिन सबसे ख़तरनाक कारण हमारी खामोशी का ये भी हो सकता है कि अपने दिल में हमें सही लग रहा है, अच्छा हो रहा है, हम खुद भीड़ में नहीं हैं, लेकिन कोई कर रहा है, अच्छी बात है। तो मैं जगह जगह, हम कारवां जहाँ ले जाते थे, मैं साथियों से कहता था कि मुझे आप जवाब नहीं दें, लेकिन खुद को ज़रूर अपनी खामोशी का कारण बताएं, समझाएं। जब सीए कानून के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि ये देश जिस तरह से खड़ा होगा। और मैंने खुद के लिए कहा था कि गांधी जी ने हमें सिखाया कि अगर सरकार गलत कर रही है तो हिंसा के साथ आप उस कानून को अवमानना करें, सिविल डिसोबीडियंस, उससे आप सहयोग ना करें,
ये आपकी लड़ाई होगी पूरी शांति के साथ। और मैंने अपने लिए तो ये फैसला किया, उसको घोषित भी किया। लेकिन जिस तरह से 15-16 दिसंबर जामिया में जो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पुलिस के द्वारा जो अत्याचार हुआ था, हर मज़हब के लोग देश के हर कोने में जिस तरह से खड़े हुए, इस तरह का आंदोलन 70 सालों में इस देश ने देखा नहीं है। और हम भूल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये लड़ाई किसी चीज़ की थी, वो हमारी एकता की लड़ाई थी। शाहीन बाग की जहाँ बात होती है, वहाँ पंजाब से सिख किसान आए और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि हमने देश का एक बंटवारा देखा है, उसका असर। मेरा अपना परिवार भी रावलपिंडी में थे, हम लोग किस तरह से उजड़े, हम लोग किस तरह से, मेरे बड़े परिवार किन तकलीफ़ों से गुज़रा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो हमारे जो सिख भाई और बहन पंजाब से शाहीन बाग आए, उन्होंने कहा कि हम और बंटवारा होने नहीं देंगे अपने देश में, इसलिए शाहीन बाग की अपनी बहनों के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और खड़े रहने का हमारा प्रतीक ये होगा कि हम उनको लंगर देंगे, वो भी देसी घी में। और पैसा ख़त्म हो गया, उनमें से एक भाई ने अपना घर बेच दिया ताकि शाहीन बाग में लंगर चलता रहे। उस इंसान जिन्होंने अपना घर बेचा है, उनके खिलाफ भी मेरे जैसे हम लोगों को सबको कहा गया कि आप एक षड्यंत्र, एक तो आतंकवादी षड्यंत्र के हिस्सा हैं। उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। वो लड़ाई 101 दिन की जो चली, मैं देश के हर कोने में लगभग रोज़ कहीं ना कहीं लाखों की भीड़ों के पास जाता था, बुलाते थे, मैं बोलता था। हर बार जब बातचीत ख़त्म होती थी तो एक छोटी बच्ची सामने आती थी और संविधान का जो प्रियम्बल है उसके अल्फाज वो पढ़ती थी लाइन बाय लाइन, और लाखों की भीड़ उसको दोहराती थी। और हर बार मेरे आंखों में आंसू भर जाते थे। इस आंदोलन के दो प्रतीक शुरू से ही निकले, जो ज़िंदगी में कभी एक साथ नहीं आए, लेकिन इस आंदोलन ने एक तरफ गांधी जी, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर, एक मोहब्बत के प्रतीक, एक समानता और संविधान के प्रतीक, दोनों को इकट्ठा लाए, मौलाना आज़ाद को सामने लाए। मौलाना आज़ाद से एक बार पूछा गया था कि उन्होंने कहा कि जो फरिश्ता गब्रियाल हैं, अगर अचानक कुतुब मीनार पे चढ़ के, क्योंकि उस वक्त वो सबसे ऊंची इमारत थी, तो फरिश्ता गब्रियाल कुतुब मीनार की ऊंचाई में पहुँचे और कहें कि आपको 24 घंटों में इन दोनों में से एक मिल सकता है, दोनों नहीं, तो आप किसको चुनेंगे? या स्वराज आपको मिल सकता है या हिंदू मुस्लिम एकता। और मौलाना आज़ाद ने जवाब दिया कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता चुनूंगा, क्योंकि स्वराज मिलने में देर हो तो हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाए तो पूरी इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम साबित कर पाएंगे कि अलग अलग मज़हब के लोग, अलग रहन सहन के लोग, अलग जाति के लोग, अलग भाषा के लोग मोहब्बत के साथ एक साथ नहीं जी सकते, तो पूरे इंसानियत को उसका नुकसान होगा। एंटी-सीए प्रोटेस्ट, कई लोग पूछते हैं कि क्या ये मतलब उस विफल हो गया, फेलियर रहा। मेरा जवाब है कि बिल्कुल ही नहीं रहा। कानून वापस ले नहीं ले, वो ये साबित नहीं करता कि हम सफल हुए। हम लोग अलग अलग मज़हब के लोग जिस तरह से इकट्ठा होके लड़ाई लड़े, वही हमारी कामयाबी थी। वही जवाब है आरएसएस और हिंदू महासभा की 100 साल की लड़ाई, जब जिस आधार पे वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसका जवाब हमारी एकता, हमारी मोहब्बत से ही लड़ी जा सकती है। और उसमें
एंटी सीए प्रोटेस्ट और आज के किसानों का जो प्रोटेस्ट है, ये दोनों प्रतीक हैं हमारी एकता की, हमारी मजबूती की, हमारी हिम्मत की। हम लड़ेंगे ना, सिर्फ अगर मुझ पर जुल्म हो रहा है मैं लड़ूं तो एक बात है, आप पर जुल्म हो रहा है और आपके साथ मैं भी लड़ रहा हूं, वो एक बिल्कुल अलग किस्म की लड़ाई है। और आज़ादी के वक्त में गांधी जी के नेतृत्व में ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। आज़ादी के बाद मुझे लगता है पहली बार हम लोग उस एकता, आपके दर्द में, आपके जुल्म में मैं शामिल हूँ, इस भावना से हम लोग जो इकट्ठा निकले और देश के हर कोने में निकले, वो हमारी सफलता है। कोई उससे वापस नहीं ले सकता। जो सरकार जिस तरह से अब तक तो नौजवानों को उन्होंने जेलों में भरा है, हम लोग सबके खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं, ये कह के कि आप ना सिर्फ नफ़रत फैला रहे थे, बल्कि मैं सिर्फ मोहब्बत की बात कर रहा था, वो नफ़रत फैलाना है उनके हिसाब से। और आप इस एक आतंकवादी षड्यंत्र के हिस्से हैं। ये सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि वो इतनी घबरा गई है हमारे मोहब्बत से और हमारी एकता से। तो ये लड़ाई वो 100 साल से लड़ रहे हैं, हम लोगों को कम से कम एक पीढ़ी तक तो लड़नी पड़ेगी। देश का हर दूसरा हिंदुस्तानी आज 25 साल से कम उम्र का है। मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी को जो हिंदुस्तान मिला था उसको हमने बहुत बिगाड़ दिया है, और वो बहुत बिगड़े हुए देश जिसमें नफ़रत भी आ गई है, असमानता बढ़ गई है, कुछ 2-4 बिजनेस हाउसेस हर संपत्ति को घेरने लगे हैं, उस तरह का देश हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। आज वो 25 साल से कम उम्र का हर दूसरा हिंदुस्तानी को वो तय करना होगा कि उन्हें किस तरह का देश चाहिए। ऐसा देश जो नफ़रत पर टिका हुआ है, असमानता पर टिका हुआ है, या मोहब्बत का देश हो जो सबके लिए बराबर का हक दे। मुझे लगता है कि ये 25 साल से कम उम्र वाले नौजवान खड़े हो रहे हैं, उनको तय करना है कि किस तरह के देश में उनको बड़ा होना होगा और कौन सा देश वो अपने बच्चों को छोड़ना चाहेंगे। यही लड़ाई है एंटी सीए प्रोटेस्ट की, ये लड़ाई है किसानों की, यही लड़ाई है कारवाने मोहब्बत की। और नफ़रत के खिलाफ अगर हम लड़ें नफ़रत के साथ तो नफ़रत ही गहरा होगा। नफ़रत के खिलाफ लड़ाई हमें मोहब्बत से लड़ना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी सबक है। बिल्किस दादी हैं तो उन्हीं शाहीन बाग की ही कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि ऐसी लड़ाई कैसी लड़ी जा सकती है। तो जब इस देश के मंत्री मंच से भीड़ में कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, तो इनकी तरफ से जवाब क्या आया जो शाहीन बाग के लोगों ने खड़ा किया? कोई जानता है? देश के सब प्यारों को फूल बरसाओ सालों का, ये जवाब था उनका। मुझे लगता है कि इससे बड़ी प्रतीक नहीं है जो लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। सभी मज़हबों का उन्होंने कहा कि हम एक ऑल रिलीजन प्रेयर करेंगे। तो मुस्लिम नौजवान दाढ़ी और अपनी टोपी लेके जगह जगह भाग रहे थे कि हवन के लिए हम देसी घी कहाँ से ढूंढ के लाएं। बुरखाओं में बैठी औरतें मंत्र को जप रही थीं। ये हमारा हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान को हमें बचाना है। बस इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए मोहब्बत की ही लड़ाई हमें लड़नी है। अलग अलग तरीक़ों से आप सब इस कारवाने मोहब्बत के हिस्से हैं। इस कारवां को हमें बहुत बड़ा बनाना है और वही देश जिसे गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, नेहरू जी, सरदार पटेल जो हमें सौंप के गए, उस देश को हमें वापस हासिल करना है। इस लड़ाई में हम लोग सभी शामिल हों मोहब्बत और साहस के साथ। शुक्रिया। जिंदाबाद।